सभी दोस्तों को नमस्ते। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रतिदिन में आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूं टेस्ट के रूप में। आज इसी क्रम में अपना टेस्ट 11 है। इसके भी मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर आपको बता रहा हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से देखते हैं पहला क्वेश्चन अपने से क्या कहा गया है। तो समझिएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। अब अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है विधेयात्मक परीक्षण अंतरण, दूसरा दिया है निषेधात्मक परीक्षण अंतरण, और तीसरा है शून्य परीक्षण अंतरण, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, जब कोई भी परीक्षण आपको पहले से पता है, कोई क्रिया आप कर सकते हो और कोई दूसरी नई क्रिया आप कर रहे हो और वह क्रिया आपकी प्रभावित नहीं हो रही है पहली वाली क्रिया से, तो इसका मतलब उसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं हो रहा है, अर्थात किसी भी प्रकार से उसमें एक दूसरे जो परीक्षण है या जो अनुभव है वो शेयर नहीं हो पा रहे। तो इस प्रकार के जो हमारे पास में कौशल होते हैं अर्थात प्रभावित नहीं करता है, वो होता है शून्य परीक्षण अंतरण। कहने का मतलब सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा, अर्थात हमें शून्य परीक्षण अंतरण की गतिविधि इसमें प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। समझिएगा, इसमें आपसे कहा है कि सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है। तो सीखने की जो प्रथम अवस्था होती है अर्थात बाल्यावस्था कह सकते हो आप। यहाँ पे बाल्यावस्था में जो सीखने की प्रथम अवस्था भी कह सकते हैं बाल्यावस्था को। तो सीखने की जो प्रथम अवस्था होती है उसमें गति होती है, तेज, धीमी, सामान्य या कोई नहीं। तो बाल्यावस्था में सीखने की गति हमेशा तीव्र होती है, और अपन ये कह सकते हैं सीखने की प्रथम अवस्था में भी जो सीखने की गति है वो तीव्र होती है। ये इसका राइट आंसर होगा। धीमी नहीं होती है, सामान्य नहीं होती है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपसे कहा गया है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख जाता है। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख जाता है। तो कहने का मतलब साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख रहा है तो उसमें शून्य स्थानांतरण नहीं, ये तो गलत बात है। शून्य स्थानांतरण का मतलब तो प्रभावित ही नहीं होता, वो बात है। तो यहाँ तो देखो दोनों चीज़ें एक ही है, साइकिल स्कूटर चलाना चाह रहे हैं, केवल अंतर थोड़ा सा है। तो इसमें जो अपना अनुभव बढ़ा है, क्योंकि इस गति में साइकिल में और स्कूटर में दोनों में क्या हो रहा है, सेम प्रोसेस है, चलाने की गति सीख रहे हैं, परंतु क्रिया एक है, पर उसमें अनुभव अपना बड़ा है। तो ऐसे स्थानांतरण को हम धनात्मक स्थानांतरण के रूप में देखते हैं या धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि कृष्णा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है। अब यहाँ पे जो कृष्णा शब्द है ये शिक्षिका के लिए है, ले जाना चाहती है, और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, अर्थात जो भ्रमण पे देख के आए हैं उसकी चर्चा वो करती है विद्यार्थियों के साथ। यह किस ओर संकेत करता है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना। अब देखो, अपने से ये कहा गया है कि ये जो चर्चा है भ्रमण पर जो जाकर हम आए और उसकी जो चर्चा कर रहे हैं, तो वो किसकी ओर संकेत करेगी कि जो हमने वहाँ सीखा है उस सीखे हुए ज्ञान का अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आकलन कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा, सीखने का आकलन करना, न कि सीखने के लिए आकलन। क्योंकि आप सीखने के लिए तो वहाँ गए थे और जाकर आ गए, अब सीखे क्या सीखे उसका आकलन अपने यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें अपने से कहा गया है कि कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान, प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, जो कम गति से सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टोली शिक्षण भी बना सकते हैं, अतिरिक्त तो उनके लिए ध्यान भी दे सकते हैं, और जब भी उनमें सुधार हो पाएगा उनको प्रोत्साहन देकर भी हम सीखने या अधिगम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, और उपरोक्त सभी। तो इस कारण से जब तीनों गतिविधियां इसकी सही है तो इसका आंसर भी क्या बन जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले
एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए, अर्थात एक कुशल अध्यापक जो पारंगत अध्यापक होता है उसको क्या करना चाहिए। तो इसमें अपने पास में है छात्रों को दंडित करना चाहिए, नहीं। अगर कुशल अध्यापक है तो छात्रों को तो दंडित करना ही नहीं चाहिए। चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, हाँ अधिगम की परिस्थितियाँ ऐसी बनानी चाहिए जिससे बच्चा सीखने के लिए तत्पर रहे। हम ऐसे उसके सामने स्थितियाँ उत्पन्न कर दें जिससे वो सीखने के लिए तत्पर हो जाए। तो अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करना चाहिए, अच्छी अच्छी अधिगम परिस्थितियाँ अपने को बनानी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे कहा गया है कि अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है किसके आधार पे, प्रोत्साहन देकर, विटामिन देकर, विदेशों में भेजकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अधिगम में वृद्धि करने के लिए हमें विटामिन देकर तो अधिगम में वृद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि सीखने में कोई वृद्धि नहीं होगी। विदेशों में भेजने से भी ऐसा कोई कुछ नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोत्साहन देकर अधिगम में उसकी वृद्धि कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है। व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा कक्ष में अधिगम, संवेदनाओं में परिवर्तन। तो यहाँ पे अपने से क्वेश्चन में कहा है कि अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है। तो अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से तभी प्रस्तुत कर सकते हैं जब हम हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर सकें। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा व्यवहार में परिवर्तन करके हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे। अर्थात एक शिक्षक, आप शिक्षक हो और किस नियम को आप नहीं अपनाओगे सीखने के नाते। आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रलोभन का नियम। तो देखो अगर हम शिक्षक हैं तो प्रलोभन का नियम कभी भी नहीं अपनाएंगे, लालच अपने मन में नहीं होनी चाहिए। आंशिक क्रिया का नियम भी होना चाहिए, तत्परता भी शिक्षक में होनी चाहिए और अभ्यास का नियम भी होना चाहिए, पर प्रलोभन का नियम नहीं होना चाहिए। तो इसको हम नहीं अपनाएंगे, इसी कारण से हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस PDF का लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो अन्य दोस्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए इसमें 10वें क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लाराना, चढ़ना, भागना, यों फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो राइट आंसर होगा, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना ये अधिगम को प्रदर्शित करता है, क्योंकि हमने दूसरों के माध्यम से इस क्रिया को सीखा है और सीखने के बाद में हम अभिवादन कर रहे हैं। तो वह क्रिया जो हो रही है वो क्या हो रही है, एक अधिगम हो रहा है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ये अधिगम का प्रदर्शित करने का तरीका हो सकता है सर्वश्रेष्ठ। अब दोस्तों इस प्रकार से आपकी PDF समाप्त होती है। मैंने हालांकि इसके आंसर भी आपको इस PDF के ये आंसर है जो मैंने इसी में डाल रखे हैं, तो आप इनको आसानी से देख सकते हो एक बार और रिवाइज के लिए, या स्क्रीनशॉट लेकर आप इन सभी प्रश्नों के रख सकते हो। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।